नमस्कार। आज आपसे जो चर्चा हो रही है वो नव संवत्सर 2080 में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा है। क्योंकि जब हमने संवत्सर प्रतिपदा के दिन, चैत शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब अब संवत्सर के बारे में चर्चा की थी, तो उसके बाद बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए थे। कहने लगे कि आप राशियों के बारे में बताइए, क्योंकि हमने उस दिन बताया था कि जब संवत्सर प्रारंभ हो रहा है तो यह मेष, सिंह और धनु राशि के लिए चंद्र शुद्धि है, जिसको कि अपैट कहते हैं। और जब मेष संक्रांति का प्रारंभ हुआ था तो वो मिथुन, तुला और कुंभ के लिए चंद्र शुद्धि थी। इसका मतलब है कि शुभ प्रभाव जो चंद्र का मिल सकता है वो इस वर्ष में इन राशियों को नहीं मिला। अब नक्षत्र के हिसाब से जो विषुवत संक्रांति चक्र होता है, तो संक्रांति के हिसाब से अगर हमने चर्चा की थी तो देखा वामपाद जो है उस चक्र में 3 नक्षत्रों को आ रहा था, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा। यह बात बहुत लोगों की समझ में आई और कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि जिनका नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा है उनको वर्ष में कुछ कष्ट आने की संभावना रहती है, और जिसके हमने निवारण के उनको तरीके बता दिए थे। वामपाद दोष को कैसे दूर करते हैं, चांदी का प्रतीकात्मक वामपाद शिवलिंग में चढ़ा के मेष संक्रांति के दिन उसको चढ़ाया जा सकता है। साथ में हमने बताया था कि आप चावल, दही और श्वेत वस्त्र को भी दान कर सकते हैं, शिव मंदिर में दे सकते हैं। और अगर कोई तब नहीं कर पाया है तो पूर्णिमा को भी कर सकता है, या आगामी किसी भी वृष संक्रांति के दिन भी ये कार्य किया जा सकता है। अब जो बात आती है कि विभिन्न राशियों पर इस नव संवत्सर 2080 का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, हम राशिवार इस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि राशिवार चर्चा करना बहुत लाभप्रद नहीं होता है, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि यह एक तरह का लोगों में इसके प्रति एक रुझान है, जहां भी आप देखते हैं आ रहे हैं मेष राशि में गुरु, ये क्या करेंगे, तो देख के थोड़ा सा हंसी आती है कि मेष राशि में गुरु कुछ करेंगे नहीं, वो तो आपकी कुंडली से करेंगे। फिर भी जब यह मान्यता है और उसका प्रभाव क्या हो सकता है, यह हम चर्चा करते हैं। मेष राशि इस समय कहा जाए तो उसके लिए बहुत ही चैलेंज रहेंगे अधिकतर लोगों के लिए, मुख्य रूप से क्योंकि गुरु इस समय मीन राशि में है, और मीन राशि के गुरु 22 अप्रैल को सुबह 5:14 पर, जिस समय की कृतिका नक्षत्र होगा और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में होंगे, उस समय वो मेष राशि में आएंगे और 2080 में संवत्सर के आखिर तक वो मेष राशि में रहेंगे। अभी तक वो अपनी राशि में थे, और मेष राशि उनके मित्र मंगल की राशि है, लेकिन मेष राशि इसमें राहु बैठे हुए हैं, और जब गुरु राहु के साथ संयोग करते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाएंगे। तो जिस समय यह संवत्सर प्रारंभ हुआ था उस समय भी मेष राशि में राहु के साथ शुक्र थे, और उसी समय ये कहा गया था कि यह बड़ा चुनौती भरा समय मेष राशि के लिए होगा। तो ये राहु कब तक रहेंगे मेष राशि में? 29 अक्टूबर तक, और 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भी है। ये जो चंद्र ग्रहण है खग्रास है, और अभी जो सूर्य ग्रहण 20 तारीख को गया है, 20 तारीख का सूर्य ग्रहण, जिसको कि आज के दिन हम सूर्य ग्रहण अमावस का जो सूर्य ग्रहण गया है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि ये भारत में अदृश्य था। कुछ लोगों ने इसको भी माना, सूतक इसमें नहीं था। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जब ग्रहण का सूतक नहीं होता है तो उसका कुप्रभाव भी ज्यादा नहीं पड़ता है। विभिन्न राशियों पर चर्चा थी कि राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं नगण्य मानता हूं, क्योंकि सूर्य का बल यद्यपि कम हुआ है, लेकिन अदृश्य होने की वजह से इसका प्रभाव, जब सूतक नहीं रहता तो प्रभाव भी ज्यादा हमारी राशियों में नहीं आता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि ये वाकई मेष राशि के साथ क्या हो रहा है। चिंता की बात नहीं, हमने अभी गणना की है, आपकी मई तक की हमने मेष राशि की गणना की है, तो उसमें देखा है कि एक अच्छी बात हो रही है। शुक्र जो है अपने मित्र बुध की राशि में आ रहे हैं, और मई तक की हमने चर्चा की है, तो ये अच्छी बात रहेगी कि भावनात्मक रूप से आप मजबूत होंगे। अभी जब वर्ष आरंभ हुआ था उस समय अपने स्वास्थ्य के लिए राहु लग्न में है, चंद्र लग्न में है, और उसके साथ शुक्र साथ में है, तो स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। मंगल पराक्रम भाव में है, अपने मेष राशि में है, तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन सप्तम केतु दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कष्ट लाएगा, क्लेश लाएगा। और उसके साथ सबसे अच्छी बात है, अगर संपत्ति की आपने कोई योजना बनाई है तो एकादश भाव में, आपके लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं, वो इस बार आपको संपत्ति लाभ कराएंगे और किसी न किसी रूप में धन का और यश का मान कराएंगे।
लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि द्वादश भाव में आपका बुधादित्य योग बैठा हुआ है और बुधादित्य योग 22 अप्रैल तक आपका गुरु भी उसके साथ में है। तो यहां पर आपको आध्यात्मिकता में वृद्धि करनी पड़ेगी, नियम में अपने को बांधना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी देन आपकी जिंदगी में जो भी चीज आई है वो परम शक्ति ईश्वर के आशीर्वाद से आई है। आपका कर्म है, लेकिन वो आपका प्रारब्ध और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको दे रहा है। आध्यात्मिकता को आप बढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है मेष राशि के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चिंता की बात है कि अभी मेष राशि में कुछ ही समय के बाद अब मंगल नीच राशि में आने वाले हैं, जिसका प्रभाव मई और जून में रहेगा, और उसके बाद आगे भी मंगल नीच राशि में आगे रहेंगे। और ये मात्र आपके लिए नीच राशि माता की राशि है, तो माता को कष्ट हो सकता है। पिता के का भी प्रभाव इसमें जाना जाता है, माता पिता को कष्ट हो सकता है। तो इस समय आपको आपका यश में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता करने की जरूरत है, बाधाएं आएंगी कार्य में। दाम्पत्य जीवन में आपको सुधार की आवश्यकता है। अपने स्वभाव, अपनी धैर्य, इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है। स्वभाव आपने अपना उत्तम रखना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, क्योंकि इस समय आपका राहु मेष राशि में 28 अक्टूबर तक है, 29 अक्टूबर तक है। इसके बाद मेष राशि की चर्चा। मेष राशि को करना क्या है? मेष का स्वामी मंगल है। आप मसूर का दान, हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाना, सिंदूर लगाना, मंगल का व्रत करना, ओम अंग अंगारिकाय नमः का जप करना। मेष राशि में मंगल को आप प्रसन्न रखें, क्योंकि मंगल का बल अभी कमजोर हो रहा है। साथ साथ अपनी बहन को, अपनी बुआ को भी, स्त्री जो आपके परिवार की रिश्तेदार हैं उनको कुछ भेंट दें, यह लाल किताब का मानना है। और उसके बाद अन्य जो हमारे ज्योतिष में है, मेष राशि इस समय ये वर्ष बड़ी चुनौती भरा वर्ष रहेगा। ग्रहण का प्रभाव, बहुत से लोग डर रहे थे कि मेष राशि में ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। भले ही बहुत सारी किताबों में मेष राशि में लिखा गया है कि धन हानि होगी, स्वास्थ्य हानि होगी, इसका ग्रहण का प्रभाव ये नहीं है। ये आपके राहु का प्रभाव है, ये गुरु चांडाल योग का प्रभाव है, और बृहस्पति के द्वारा कुछ समय के लिए दी जाने वाली चुनौतियों का प्रभाव है। आपका कल्याण हो। आप मेष राशि के लिए आगे हम चर्चा करते रहेंगे, और अगला जो हमारा इसमें जो हमारी चर्चा होगी वृष राशि के लिए होगी। और आपको कोई फीडबैक में कोई और प्रश्न आपने पूछने हैं, कोई बात आपने करने हैं, तो आप इसमें इस पोस्ट में दे सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार।
के सज्जन जो वहाँ पर व्यवसाय करते थे मोबाइल्स वगैरह का, उनके बारे में लोग मेरे पास आए, उनकी दुर्घटना हो गई थी। वो यही समय था जब प्रमोद महाजन को गोली मारी गई थी। तो उनको लेके लोग सर गंगाराम में गए, उनका लीवर पूरी तरह से फट गया था और बहुत ज़्यादा उनके शरीर में चोट थी। ये बात यहाँ पर आती है कि जब मैंने देख के कहा था कि मृत्यु नहीं होगी, उनका उपचार इस समय पर संभव है। स्वस्ति योगे शुभ चंद्रे कुर्याद औषध भक्षणम, ये कहा गया पहले। तो ये मतलब नहीं है कि किस समय कौन सी औषधि लेने से फल बताया है होगा, ये भी चरक संहिता में बताया गया है। यहाँ पर मैंने इतना ही कहा कि मेरा विश्वास था कि इसको कुछ नहीं होगा। इस बात पर चिकित्सक मुझसे नाराज हो गए। मुझे बुलाया गया वहाँ पर और चर्चा, डॉक्टर वहाँ पर उस समय हुआ करते थे सिटी हॉस्पिटल में, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने मुझे समझाया, बुरी तरह से डांटा भी कि यह चिकित्सा जगत है, आप ये भ्रम मत फैलाइए। मैंने कहा मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, मेरा विश्वास है, आप अपना उपचार करिए। मैं उपचार के बीच में कभी नहीं कहूँगा चिकित्सा शास्त्र का कोई विकल्प नहीं है। हम संभावनाओं पर जीते हैं, आप वास्तविकता पर जीते हैं। हम आर्टिफिशियल इमरजेंसीज देखते हैं, आप लाइफ सेविंग इमरजेंसीज देखते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि मरीज बचेगा, इस उपचार से बचेगा। उन्होंने मुझे कोसा, क्योंकि वहाँ का खर्चा बहुत था कि आप इस परिवार को बर्बाद कर रहे हो। मेरा विश्वास था, मैंने कहा उपचार करते रहिए। रात के 2 बजे उनका फोन आया मेरे पास कि चमत्कार हो गया। जिस मरीज के पास मैं आपको ले गया था, जो वेंटिलेटर में था, जिसके यहाँ पर भी हमने छेद करना पड़ा और जिसका बीपी 40 से नीचे जा रहा था लगातार, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, आज उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। दोस्तों, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि चिकित्सा में भी ज्योतिष का प्रयोग किया जा सकता है। चिकित्सा में भी इस आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई भ्रम नहीं पालिए। ये कोई विकल्प नहीं है, ये किसी भी तरह का, क्योंकि कभी भी एस्ट्रोनॉमी एक नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी एक संभावना है, एस्ट्रोनॉमी एक वास्तविकता है। जो लोग इसको विज्ञान कहते हैं वो अभी खोज कर रहे हैं। जब तक ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाएगा, मैं इसको विज्ञान नहीं कहूंगा, मैं इसको विधा कहूंगा। ज्योतिष एक विधा है और एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जिसका लगातार जिसका दोहन होना चाहिए, जिस पर लगातार जिसका परीक्षण होना चाहिए। मैं 50 वर्षों से ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा वास्तु पर कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरी 11वीं पीढ़ी है। मैं 7 साल की उम्र से इस कार्य को कर रहा हूं, माता पिता के दादा की गोद में बैठ के। तो इसके बाद भी मैं भी इसका एक विद्यार्थी हूं। तो चिकित्सा ज्योतिष के लिए मेरा इतना ही कहना है कि इस पर बहुत खोज होनी है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से भी हम चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार। शेष अगले अंक।